इजराइल ने मिडिल ईस्ट में जंग छेड़ दी है। पहले गाजा पर हमला किया, फिर ईरान को निशाना बनाया और अब लेबनान में उनके विमान बम गिरा रहे हैं। हर वो देश जो इजराइल के खिलाफ आक्रामक बयान दे रहा है, इजराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत सरकार अभी तक इजराइल के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचती दिख रही है। लेकिन मोदी सरकार की इस नीति के चलते अब सरकार में भी फूट पड़ गई है। जेडीयू ने भारत की इजराइल नीति का खुलकर विरोध किया है। मोदी सरकार को अपनी नीति बदलने के लिए साफ साफ इशारा कर दिया है, साफ साफ कह दिया है। तो इजराइल को लेकर एनडीए में पड़ी फूट पर ही हम करेंगे बात अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मोदी सरकार में भारत की विदेश नीति पूरी तरह से बदल गई है, ये बार बार देखने में साफ आ रहा है। अब वो देश जो भारत के मित्र कहे जाते थे, वो धीरे धीरे भारत से दूर होते जा रहे हैं, भारत से दूरी बना रहे हैं। और इसमें मिडिल ईस्ट के कई देश शामिल हैं। मतलब ये भी कह सकते हैं कि ज्यादातर मिडिल ईस्ट के देश ही इसमें शामिल हैं। भारत की फिलिस्तीन नीति में भी बड़े बदलाव हुए हैं। मोदी सरकार इजराइल का खुला समर्थन कर रही है और ये बात उस समय भी देखने को मिली थी जब इजराइल की तरफ से गाजा पर लगातार हमले किए जा रहे थे और पीएम मोदी ने ट्वीट किया था। तो ऐसे में कई बार ये देखा गया है कि इजराइल का समर्थन बीजेपी की तरफ से किया जाता है। हालांकि जब भारत सरकार की बात आती है तो फिलिस्तीन का समर्थन करते दिखाई देते हैं, क्योंकि वो एक नीति है भारत की। लेकिन दबी जुबान से या पर्दे के पीछे से कहीं ना कहीं ऐसा आरोप विपक्ष लगाता आया है कि बीजेपी या मोदी, जो पीएम मोदी हैं, वो इजराइल का समर्थन करते हैं, जबकि इजराइल फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहा है। इस बीच भारत में विपक्षी दलों के सांसद और पूर्व सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में फिलिस्तीन नेता मोहम्मद मकरम बलावी से मुलाकात की। इसमें सपा के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान से लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली, सपा के लोकसभा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, पूर्व सांसद और राष्ट्रवादी समाज पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद अदीब, आप सांसद संजय सिंह, आप विधायक पंकज पुष्कर, कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल शामिल थे। बलावी के साथ उनकी एक बैठक भी हुई। बैठक में अगर किसी ने अपनी तरफ सबसे ज्यादा ध्यान खींचा तो वो थे जेडीयू के नेता केसी त्यागी। और इसके बाद केसी त्यागी के बयान ने तो और ही सियासत को गरमा दिया। उसमें एनडीए में बड़ी फूट सामने आई। मतलब केसी त्यागी के बयान से साफ हो गया कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि केसी त्यागी ने इस दौरान जो बयान दिया वो मोदी सरकार की नीति से बिल्कुल उलट नजर आया, बिल्कुल अलग नजर आया। दरअसल फिलिस्तीनी नेता से मुलाकात के बाद सांसदों के दल की तरफ से संयुक्त रूप से एक बयान जारी किया गया था, जिसमें केसी त्यागी के दस्तखत भी शामिल थे। तो जो संयुक्त रूप से जो बयान जारी किया गया था, जिस पर केसी त्यागी के दस्तखत भी हैं, वो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। उसमें लिखा था, हम स्पष्ट रूप से इस आक्रामकता और इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी लोगों की जान लिए जाने के मामले की निंदा करते हैं। ये हमला न केवल मानवता का अपमान है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और न्याय और शांति के सिद्धांतों का भी घोर उल्लंघन है। हम सभी लोग केंद्र से इजराइल को हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति रोकने का आग्रह करते हैं। भारत ने हमेशा न्याय और मानवाधिकारों का समर्थन किया है। एक ऐसे राष्ट्र के रूप में भारत इस तरह की कार्रवाई में भागीदार नहीं कर सकता। मतलब साफ साफ है कि इजराइल की तरफ जो झुकाव देखने को मिल रहा है मोदी सरकार का, ये बयान पूरी तरह उसके उलट था और उसका विरोध कर रहा था। इस बयान में भारत की फिलिस्तीन को लेकर चली आ रही नीति का हवाला भी दिया गया। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का हवाला देते हुए इस बयान में आगे कहा गया कि भारत को इस बात पर गर्व है कि वो 1988 में फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश था। उसने फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय, संप्रभुता और मुक्ति के अधिकार का लगातार समर्थन किया है। हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ एकजुटता में खड़े हैं और भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यूएनएससी प्रस्तावों को लागू करने और इस आक्रामकता को समाप्त करने और फिलिस्तीन में चल रहे अमानवीय हमले के पीड़ितों के लिए शांति और न्याय सुनिश्चित करने के लिए तेजी से कार्रवाई करने का आह्वान करते हैं। अब केसी त्यागी के इस संयुक्त बयान को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने एक बार फिर साफ साफ कह दिया कि जेडीयू फिलिस्तीनियों के साथ में है। केसी त्यागी ने अपने बयान में कहा कि जनता पार्टी के समय से ही हम फिलिस्तीन के समर्थन में हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सहित भारत सरकार ने भी फिलिस्तीन के मुद्दे का समर्थन किया है। हम चाहते हैं कि गाजा में बुजुर्गों,
महिलाओं और बच्चों की जान लेने का काम बंद हो और हम ये भी चाहते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का सम्मान किया जाए। यानी केसी त्यागी के बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि जेडीयू अब बीजेपी से दूर जाती जा रही है। जिस तरह से इजराइल की कार्रवाई को लेकर अब जेडीयू स्टैंड लेता दिखाई दे रहा है, उससे साफ है कि एनडीए में बड़ी फूट पड़ सकती है। हालांकि एनडीए में दूरियां हैं, ये कई तरह से कयास लग रहे हैं, इसके कई वजह बताई जा रही है, लेकिन उसमें ये ताजा मामला जुड़ जाता है जब केसी त्यागी का ये बयान आ जाता है। केसी त्यागी को बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनकी तरफ से मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। यानी इसका साफ साफ मतलब है कि केसी त्यागी का जो बयान है वो जेडीयू का बयान है, नीतीश कुमार का बयान है। जेडीयू का जो भी अधिकृत स्टैंड है उसके बारे में मीडिया को केसी त्यागी ही जानकारी देंगे और पार्टी का पक्ष मुख्य रूप से वो ही रखेंगे। और केसी त्यागी का स्टैंड अब सामने आ गया है, यानी जेडीयू का जो स्टैंड है उससे साफ हो गया है कि बीजेपी और जेडीयू के रास्ते अब अलग होते दिखाई दे रहे हैं। जेडीयू का रुख तो अब खुलकर सामने आ गया है, लेकिन मोदी सरकार का इस मामले पर अब तक क्या रुख है वो भी समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल अक्टूबर से इजराइल हमास के बीच संघर्ष लगातार चला जा रहा है और भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी टकराव पर संतुलित रुख अपनाने की कोशिश की है। यानी कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी कि विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि भारत फिलिस्तीन नीति जो है, भारत और फिलिस्तीन के रिश्तों को लेकर जो नीति शुरुआत से अपनाता आ रहा है, भारत का झुकाव हमेशा फिलिस्तीन की तरफ रहा है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि भारत का रुख हमेशा कमजोर पक्ष की तरफ रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में भारत का रुख बिल्कुल अलग देखने को मिला है जब से सत्ता में मोदी सरकार आई है। इसका रुख जो है कहीं ना कहीं इजराइल के समर्थन में है और ये विरोध तब भी हुआ था, इजराइल और भारत के रिश्तों को लेकर विरोध तब भी हुआ था जब भारत ने अपने यहां से लोग इजराइल में लोग काम करने के लिए भेजे थे। उस वक्त भी विपक्ष ने जमकर इस चीज का विरोध किया था। तो इस वजह से एक बार फिर मोदी सरकार घिरती नजर आ रही है और इसी मुद्दे को विपक्ष ने उठाया है। वहीं आगे बात करते हैं भारत के रुख की, तो मैं आपको बता दूं कि भारत की कोशिश हमेशा से संतुलन बनाने की है, लेकिन मोदी सरकार इजराइल के पक्ष में झुकती दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तरफ इजराइल के तमाम मित्र देशों ने उसे युद्ध के लिए हथियार देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया है, तो भारत खुलकर उसे हथियार उपलब्ध करा रहा है। भारत ने हमास की निंदा की है, लेकिन इजराइल की आलोचना से दूरी बनाए रखी है। सिर्फ इतना ही कहा है कि इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान करना चाहिए। पिछले साल अक्टूबर में भारत ने इजराइल फिलिस्तीन युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के मतदान से खुद को दूर रखा था, जबकि विपक्ष चाहता था कि भारत फिलिस्तीन का समर्थन करे और भारत ने ये दूरी बनाकर विपक्ष के उन तमाम आरोपों को सही साबित कर दिया था जिसमें वो कहता है कि भारत अब बदल चुका है, मोदी सरकार जो है कमजोरों के साथ नहीं है, मजबूतों के साथ खड़ी हुई है। इस तरह के आरोप लगते हैं और कहीं ना कहीं इस वजह से एक खास विशेष समुदाय के खिलाफ जो बीजेपी पर जो आरोप लगते हैं, विचारधारा के आरोप लगते हैं, एक विशेष समुदाय के खिलाफ होने के आरोप लगते हैं, उन आरोपों को भी बल मिल जाता है जब इजराइल का समर्थन करते दिखाई देती है मोदी सरकार। इस तरह का कहा जाता है विपक्ष की तरफ से। यानी साफ है कि एक तरफ मोदी सरकार का रुख इजराइल के समर्थन में दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ जेडीयू का रुख सरकार के रुख से बिल्कुल उलट दिखाई दे रहा है, यानी कि फिलिस्तीन की तरफ दिखाई दे रहा है। वैसे इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं कि जेडीयू और बीजेपी के बीच एक बार फिर से दूरियां बढ़ रही हैं। नीतीश कुमार अब एनडीए छोड़ने का मन बनाने लगे हैं और वो किसी बड़े मुद्दे की तलाश में हैं। नीतीश कुमार की नाराजगी को देखते हुए ही मोदी सरकार एक के बाद एक अपने फैसलों से यू टर्न ले रही है। ऐसे में अब इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर जिस तरह से जेडीयू ने स्टैंड लिया है, उससे बीजेपी की परेशानी बढ़ती दिख रही है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह ही रहा है कि नीतीश कुमार एक बैसाखी है जिसकी जरूरत बहुत है मोदी सरकार को अगर सत्ता में बने रहना है, क्योंकि इस बार जो है एनडीए की सरकार, मोदी सरकार नहीं है। विपक्ष जो है इस बार मजबूत स्थिति में आया और इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी बहुमत से दूर रह गई। ऐसे में उसको टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन नीतीश कुमार धीरे धीरे नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया बिहार को, जिसकी मांग वो लगातार करते आ रहे हैं। दूसरा मुद्दा जातीय जनगणना का है,
जिस पर भी नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच ठनी रहती है। तो ऐसे में तमाम मुद्दे हैं जिसकी वजह से यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़ सकती है और बढ़ती जा रही है, और उसका नतीजा ये निकल कर आ सकता है कि हो सकता है नीतीश कुमार एनडीए से दूरी बना लें, और अगर नीतीश कुमार ने एनडीए से दूरी बना ली तो इसका नुकसान बीजेपी को बहुत ज्यादा उठाना पड़ सकता है। हो सकता है कि कल को आके उसकी सरकार गिर जाए, ऐसा राजनीति के जानकार लगातार कह रहे हैं। और अब यही वजह है कि बीजेपी को बार बार अपने फैसलों पर विचार करना पड़ रहा है। हो सकता है कि फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पर भी बीजेपी को अब अपने फैसले में कुछ बदलाव करना पड़ सकता है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।